Hello everyone and welcome back to part 2 of our story गला घोट के हत्या। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी को पहले दे दिया है। अब आज हमने जो कल स्टोरी सुनी थी, आई होप कि आपको वो स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आज हम उसी स्टोरी में आगे उस स्टोरी में क्रिमिनल कौन था ये जानेंगे। पर क्रिमिनल का पता लगाने से पहले मैं आपको फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि फोरेंसिक साइंस होता क्या है। फोरेंसिक साइंस एक एप्लीकेटिव सब्जेक्ट है। बेसिकली जितनी भी बेसिक साइंसेस हैं, जितनी भी बेसिक साइंसेस हैं जैसे कि केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, इन सबको अप्लाई करके इन सब का एप्लीकेशन जो है वो फॉरेंसिक साइंस है। इसमें हम मोस्टली क्राइम के बारे में पढ़ते हैं और क्राइम से रिलेटेड लॉस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें दो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एक बेसिक साइंसेस का एप्लीकेशन फॉरेंसिक में और दूसरा लॉस के बारे में जानकारी लेनी होती है। अब क्राइम क्या होता है। अगर क्राइम की बात करूं तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्राइम एक ऐसा इलीगल एक्ट होता है जिसके लिए कोई पनिशमेंट दी जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज किसी ने कोई मर्डर किया और उसे उसकी सज़ा में प्रिजन मिली, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये क्राइम हुआ। यहाँ क्या हुआ, एक इलीगल एक्ट हुआ मर्डर, और फिर उसके लिए उसको पनिशमेंट मिली लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो इस तरह से ये क्राइम हुआ। अब क्राइम सीन क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पर कोई भी क्राइम हुआ हो और साथ में उस वहाँ से हमें फिजिकल एविडेंसेस मिल सकें तो उसे हम बोलते हैं क्राइम सीन। मोस्टली उस प्लेस के फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। क्राइम सीन तीन पार्ट्स में होता है। क्राइम सीन के तीन टाइप्स होते हैं। ये एक बेसिक टाइप है क्राइम सीन के तीन, वो हैं इंडोर क्राइम सीन, आउटडोर क्राइम सीन और मोबाइल क्राइम सीन। इंडोर क्राइम सीन, जब भी कोई ऐसा क्राइम किसी 4 बॉर्डर्ड वॉल के अंदर जिसके ऊपर एक सीलिंग हो उसके अंदर होता है तो उसे कहते हैं इंडोर क्राइम सीन। बेसिकली एक क्लोज्ड रूम के अंदर अगर कोई क्राइम हो जिसकी बाउंड्रीज फिक्स हो और उसके ऊपर एक सीलिंग हो तो उसे कहते हैं इंडोर क्राइम सीन। आउटडोर क्राइम सीन, जब किसी ओपन एरिया में कोई क्राइम हो, सपोज कोई फॉरेस्ट हो गया, कोई रोड हो गया, तो उसे बोलते हैं आउटडोर क्राइम सीन। और मोबाइल क्राइम सीन, जब क्राइम सीन में ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है और हमेशा क्राइम करने की प्लेसेस बदलती रहती है तो उसे बोलते हैं मोबाइल क्राइम सीन। जैसा कि किडनैपिंग के केस में होता है कि पर्टिकुलर प्लेस से किसी को किडनैप करते हैं, फिर उस प्लेस से उसे दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वो आता है मोबाइल क्राइम सीन के अंडर। अब क्राइम सीन का जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली स्टेप ये होती है कि अगर क्राइम सीन पर कोई भी इंजर्ड पर्सन है जो कि अलाइव है पर इंजर्ड है तो उसे मेडिकल असिस्टेंस दिया जाता है, उसे एम्बुलेंस बुला करके ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। उसके बाद उस क्राइम सीन को टेप्स और रोप्स की हेल्प से पूरा सिक्योर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। जो भी पर्टिकुलर ऑफिसर वहाँ आता है वो उसका एक प्राइमरी सर्वे लेता है। प्राइमरी सर्वे लेने के बाद क्राइम सीन की फ़ोटोग्राफी होती है। जब उसकी फ़ोटोग्राफी कंप्लीट हो जाती है तो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है। उसके बाद इसकी स्केचिंग की जाती है, फिर एविडेंस को सर्च किया जाता है और बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब क्राइम सीन का सिक्योरिंग का जो पर्पस है उसको सिक्योर इसलिए किया जाता है ताकि पर्टिकुलर जो भी क्राइम सीन है वहाँ पर से कोई चीज़, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर ना आ सके और जो उसके अंदर है क्राइम सीन के अंदर वो वहाँ से बाहर ना जा सके। उसके अलावा क्राइम सीन को सिक्योर करने का एक और रीज़न ये है कि अगर कोई भी क्राइम सीन के अंदर बाहर जा रहा है, आ रहा है,
तो उसकी हमें क्या मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए क्राइम सीन को सिक्योर किया जाता है। मैंने आपको बोला था कि सिक्योरिंग के बाद सबसे पहली स्टेप होती है क्राइम सीन की फ़ोटोग्राफी की। तो क्राइम सीन की फ़ोटोग्राफी करने के 3 तरीके होते हैं, ओवरऑल, मिड रेंज और क्लोज़अप। अब ओवरऑल फ़ोटोग्राफी की बात करूं तो इसमें पूरे क्राइम सीन का जितना भी एरिया है उसको कुछ फ़ोटोज़ के अंदर कवर अप किया जाता है, जिसके 10 to 11 फ़ोटोज़ क्लिक किए जाते हैं। ये मोस्टली हर एक एक डिफरेंट एंगल से खींचे जाते हैं। एक उसके एंट्रेंस से लिया जाता है, एक फ़ोटो एग्ज़िट से लिया जाता है, रूफ से लिया जाता है और फ्लोर से लिया जाता है। उसके बाद होता है मिड रेंज फोटोग्राफी। मिड रेंज फोटोग्राफी में पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट को सबसे पहले चूज़ किया जाता है जहाँ से हर एक एक चीज़ का फोटोग्राफ लिया जाता है। इसे रिलेटेड फोटोग्राफी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है क्लोजअप फोटोग्राफी। क्लोजअप फोटोग्राफी में एक एक एविडेंस का इंडिविजुअली फ़ोटो लिया जाता है, स्केल का यूज़ करके या स्केल का यूज़ किए बिना। अब स्केल का यूज़ करना मतलब कि जब भी किसी एविडेंस का फोटोग्राफ 90 डिग्री के एंगल से लें, मतलब जो भी एविडेंस है उससे कैमरा जब पैरेलल हो तो वो होता है 90 डिग्री का एंगल, तो उसे कहते हैं क्लोजअप फोटोग्राफी विद स्केल। और विदाउट स्केल में किसी भी एंगल से उस पर्टिकुलर एविडेंस का फोटोग्राफ लिया जाता है, बस उसमें ये चीज़ होती है कि 90 डिग्री के अलावा और कोई एंगल होना चाहिए। अब जो साक्षी का मर्डर हुआ था उस केस से रिलेटेड मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर खुद ने क्लिक किए, खुद ने क्राइम सीन क्रिएट किया और वो फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट फ़ोटोग्राफ आप देखेंगे तो वो जो क्राइम सीन का एंट्रेंस है, मतलब साक्षी का जो पीजी था उस एंट्रेंस का फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर डोर ओपन करने के बाद जो क्राइम सीन का जो भी हाल था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से कि एंट्री डोर से जो है मैंने क्राइम सीन का फोटोग्राफ लिया है। ये जो दोनों फोटोग्राफ है ये हैं ओवरऑल फोटोग्राफ ऑफ क्राइम सीन। इसके अलावा जब आप टॉप फोटो देखेंगे तो टॉप फोटो आपको फिर डोर से लिया हुआ दिखेगा और ये थोड़ा और डोर के अंदर, मतलब जस्ट डोर के यहाँ से लिया हुआ है। तो ये भी ओवरऑल फोटोग्राफ है जिसके अंदर डेड बॉडी दिख रही है और कुछ एविडेंस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो फोटोग्राफ है, जो नेक्स्ट उसके ऑपोजिट में जो फोटोग्राफ है, जब आप वो वाला फोटोग्राफ देखेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये भी एक ओवरऑल फोटोग्राफ ही है जहाँ पर कुछ एविडेंस देखने को मिल रहा है, डेड बॉडी देखने को मिल रही है। लास्ट फोटोग्राफ आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि सिर्फ डेड बॉडी और एक एविडेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये है मिड रेंज फोटोग्राफ। उसके बाद जो फर्स्ट फोटोग्राफ वापस से नेक्स्ट स्लाइड में है, ये आप देखिए कि यहाँ पर पूरे एक एक एविडेंस, पीछे ही पीछे रबर बैंड, फिर एक रैपर, बेल्ट, डेड बॉडी, सब कुछ है। तो ये एक ओवरऑल फोटोग्राफ है। उसके बाद जो रेस्ट दो फोटो बचे हैं वो दोनों रूफ से लिए हुए फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद क्लोजअप फोटोग्राफी करी हुई है। क्लोजअप फोटोग्राफी में एक एक एविडेंस की फ़ोटोग्राफी ली हुई है। यहाँ आप देखिए सबसे पहले एक बेल्ट की फ़ोटोग्राफ है, उसके बाद में जो एक पर्टिकुलर पाउडर था जो उसकी ड्रिंक में मिलाया गया था वो उसके पैकेट के साथ उसकी फ़ोटोग्राफी है। उसके बाद आपको ग्लास की दो दो फोटोग्राफ्स दिख रही होंगी। तो जो फर्स्ट फोटोग्राफ जो है ग्लास की ऊपर की तरफ, वो फोटोग्राफ जो है वो विदाउट स्केल है और जो फोटोग्राफ आपको नीचे दिख रही है वो विद स्केल है। उसके बाद पानी जो गिरा हुआ है बेल्ट के पास उसकी फ़ोटोग्राफी की हुई है, रबर बैंड जो हमें मिला था उसकी फ़ोटोग्राफी और हेयर्स की फ़ोटोग्राफी है। ये तो हमने एविडेंसेस की फ़ोटोग्राफी की। अब डेड बॉडी जो होती है वो सबसे बड़ा एविडेंस होती है तो उसकी भी क्लोजअप फोटोग्राफी की है। यहाँ अलग अलग फ़ोटो में आपको अलग अलग जगह आपको दिखेगा। जैसे फर्स्ट फोटोग्राफ को अगर मैं लेके चलूँ तो वो डेड बॉडी का फेस का फोटोग्राफ है। फिर सेकंड में उसका बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज में फ़ोटोग्राफ लिया हुआ है। उसके बाद उसके साइड पार्ट का फोटोग्राफ लिया हुआ है जहाँ हैंड पे आपको मार्क दिखेगा। उसके बाद नेक पे जो मार्क है उसका फोटोग्राफ लिया हुआ है। फिर एक और हैंड पे जो मार्क है उसका फोटोग्राफ, उसके फेस का फोटोग्राफ, उसके नेक्स्ट हैंड पे जो मार्क्स थे उसका फ़ोटोग्राफ है और नेल्स का फ़ोटोग्राफ है। उसमें आपको कुछ ब्लैकनेस दिखेगी। तो ये हमने फ़ोटोग्राफ लिए थे साक्षी के मर्डर केस से।
आगे हम चलते हैं तो जब भी एविडेंस सर्च करते हैं, मैंने बोला कि जब फोटोग्राफी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एविडेंस की सर्चिंग होती है। तो एविडेंस को सर्च करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर मेथड्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट मेथड होती है लाइन सर्च मेथड। लाइन सर्च मेथड जो है वो बेसिकली जो इंडोर क्राइम सीन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसमें पर्टिकुलरली एक प्लेस से एंटर करके और बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और फिर पैरेलली लाइंस के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन पूरा करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं जो लाइन सर्च के बारे में दी हुई है। इसका एक और नाम स्ट्रिप मेथड भी है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का वे जो है वो स्ट्रिप्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड होती है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड को डबल पैरेलल मेथड भी कहते हैं, और ये जो लाइन सर्च मेथड थी उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो ही तरह से एक ग्रिड फॉर्म कर करके इन्वेस्टिगेशन किया जाता है क्राइम सीन का। तो जो मैंने आपको लास्ट में दो स्टेप समझाई वो दोनों इंडोर क्राइम सीन के लिए बहुत बेस्ट सर्च पैटर्न्स है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ आउटडोर क्राइम के सीन के लिए दो सर्चिंग पैटर्न्स। आउटडोर क्राइम सीन के लिए एक सर्च पैटर्न है व्हील सर्च पैटर्न। इसके अंदर पूरा जो भी पर्टिकुलर क्राइम सीन का एरिया है उसको पूरे एक सर्कुलर व्हील के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उसकी अलग अलग जोन्स बना दी जाती है और वहाँ पर अलग अलग जोन्स में अलग अलग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करके और एविडेंस कलेक्ट करता है। एक और होती है स्पाइरल सर्च मेथड। अगर पर्टिकुलर कोई एक ही इन्वेस्टिगेटर हो और उसे अगर पूरे क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करना हो तो दो तरीक़ों से वो स्पाइरल मेथड के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि मिड से पेरीफेरी की तरफ जाते हुए स्पाइरल के फॉर्म में वो क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करें, और दूसरा तरीका होता है कि पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आते हुए स्पाइरल की फॉर्म में वो क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करें और एविडेंस कलेक्ट करें। एक और तरीका है जोन पैटर्न। जोन पैटर्न दोनों ही जो इंडोर क्राइम सीन और आउटडोर क्राइम सीन दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पर बेसिकली जो भी पूरा क्राइम सीन है उसको जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जोन्स में फिर अलग अलग ऑफिसर जा कर के वहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अब हम साक्षी के मर्डर केस को सॉल्व करते हैं। अगर स्टोरी ध्यान से सुनी हो तो उसमें ये था कि जब साक्षी के रूम में एक अननोन पर्सन एंटर होता है तो साक्षी उससे बहुत अच्छे से बात करती है। इसका मतलब ये कि साक्षी उससे बहुत अच्छे से जानती थी। दूसरी चीज़ ये कि अगर इस पर्टिकुलर केस को देखें तो यहाँ पर हम दो जनों के ऊपर शक कर सकते हैं। पहला अभय, पॉलिटिशियन का बेटा, और दूसरी मधु जो साक्षी के साथ बहुत सालों से रह रही थी, मतलब बहुत सालों से उसकी क्लोज फ्रेंड थी। ये दोनों मेन सस्पेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर क्राइम के। अब अगर हम सिचुएशन के हिसाब से देखें, अगर अभय गेट पर होता तो साक्षी उससे अच्छे से बात नहीं करती और बहस कर सकती थी। और हो सकता है कि मधु गेट पर हो, क्योंकि मधु और साक्षी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए साक्षी मधु को रूम के अंदर लेकर आई। तो इस क्राइम में जो पर्टिकुलर क्रिमिनल है वो मधु ही है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अगर एक एक रीज़न को देखकर चलें तो फर्स्ट रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि साक्षी ने उस पर्टिकुलर पर्सन से बहुत अच्छे से बात की थी, तो वो मधु हो सकती है। सेकंड रीज़न ये कि जब हम देखें कि जो एविडेंसेस वहाँ पर मिले थे तो एविडेंसेस में हमें एक तो हेयर मिले थे। अब हेयर लॉन्ग हेयर थे, मतलब वो किसी लड़की के ही हेयर हों, तो वो हेयर साक्षी के भी हो सकते थे और मधु के भी हो सकते थे। हमें बेल्ट मिला था और बेल्ट का फोटोग्राफ ध्यान से देखे तो वो भी एक ऐसा बेल्ट था जो कि गर्ल्स यूज़ करती हैं। इसीलिए इस क्राइम सीन की क्रिमिनल मधु है, क्योंकि उसके पास साक्षी को मारने की बहुत इम्पोर्टेंट वजह थी। इम्पॉर्टेंट वजह ये थी कि साक्षी उसे हमेशा से ही नीचा दिखाती थी, उसे ताना मारती थी। अब अभय और साक्षी की जब लड़ाई हुई तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने साक्षी को मारा ताकि जो ब्लेम है वो सब अभय पर आ जाए। नेक्स्ट एट लास्ट अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो जो सेक्शन 302 है इंडियन पेनल कोड का, उसके अंदर
ये डिफाइंड है कि मर्डर की जो पनिशमेंट होती है वो या तो होती है हैंग टिल डेथ, मतलब उसे फांसी दे दी जाती है, या फिर पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है और साथ में कुछ फाइन मिलता है। कभी कभी थोड़ा अगर एज के हिसाब से देखें या फिर थोड़ा उसको देखें तो फिर उसमें थोड़े से मॉड्यूलेशंस भी ला सकते थे। तो जैसा कि मैंने कहा था, साइंस हमने कहाँ पढ़ी? पूरे क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन के टाइम। जैसे ही क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुआ, हमें क्रिमिनल मिला, तो फिर वहाँ से काम शुरू हो जाता है लॉ का, क्योंकि लॉ के अंदर ही ये चीज़ें हमें मिलती है कि पर्टिकुलर किस टाइप के क्राइम के लिए किस टाइप का पनिशमेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई वुड से दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आई होप कि आपको जो फर्स्ट पार्ट में मैंने स्टोरी सुनाई और सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको फॉरेंसिक साइंस के बारे में कुछ डिटेल्स दी और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन किया, वो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे ये लगता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सिर्फ सिंपली पढ़ें तो बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कुछ मॉड्यूलेशंस लाएं, सपोज फॉरेंसिक साइंस हम सभी जानते हैं कि क्राइम के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, तो अगर हम उसे खुद कुछ स्टोरीज बनाएं और फिर उसके अंदर फॉरेंसिक साइंस का अप्लाई करके और फिर फॉरेंसिक साइंस समझें, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी होगी और हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो thank you for watching.